जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस दुनिया से रुखसत हुए करीब 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी इतने सालों बाद जब भी बहादुरी का, इनकलाब का, लीडर्स का नाम लिया जाता है तो उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सरे फहरिस्त होता है। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स में इंटर होने से लेकर फांसी पर लटकाए जाने तक की कहानी के बारे में और जानते हैं कि आखिर क्यों इन्हें सजाए मौत दी गई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान नज़ाम मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1957 में करीब 30 साल की उम्र में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करके। उस वक्त ये इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया था। इसके सिर्फ एक साल बाद ही 1958 में इनके हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की लगामें भी दे दी गई। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। अय्यूब खान के पाकिस्तान पे मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद इनकी हकीकी तरक्की शुरू हुई। पहले तो इन्हें वाटर एंड पावर, इसके बाद इंडस्ट्री एंड कम्युनिकेशन का मिनिस्टर बना दिया गया और देखते ही देखते ये दोनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अय्यूब खान इतने ज़्यादा करीब हो गए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अय्यूब खान का राइट हैंड और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद शख्स समझा जाने लगा। और ऐसा समझा जाने के पीछे भी बहुत सारी वजूहात थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिस्पाइट इसके कि वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, वो तो अभी रिसेंटली पॉलिटिक्स में इंटर हुए थे। इन्होंने पहले 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि हमारा इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुआ था, इसके बाद सोवियत यूनियन के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद था, साइन करने में अय्यूब खान की मदद की। और फिर इनकी इसी महारत की वजह से, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अय्यूब खान ने 1963 में इन्हें पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया और यहाँ से पाकिस्तान के नए ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनसे पहले आने वाले फॉरेन मिनिस्टर जितने भी थे उनसे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ थे। इनकी एक सोशलिस्टिक लेफ्ट विंग सोच थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते पाकिस्तान के चाइना से ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गए। और आज की तारीख में हम जो इतना पाक चाइना रिलेशनशिप या पाक चीन दोस्ती कहते हैं, उसकी एक बड़ी वजह इनकी खिदमात है। इन्होंने जो अपने वक्त में चाइना के साथ जो किया था, सबसे पहले तो इन्होंने जब कोई भी चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहा था उस वक्त यूनाइटेड नेशन में चाइना का मुकदमा लड़ा और उसकी मेंबरशिप के लिए आवाज़ बुलंद की। In these crucial times, when developments are taking place which might well prove decisive to the entire future of humanity, it is highly regrettable that China has been excluded so far from the United Nations. जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की तरफ से पाकिस्तान को ये वार्निंग इशू की कि अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो मदद दी जाती है वो खतरे में आ सकती है। लेकिन इन तमाम वार्निंग्स के बावजूद भी ये रुके नहीं। इन्होंने चाइना का विजिट किया, जहां पर इनका इस्तकबाल माओ ज़ेडुंग, चाइना के फाउंडिंग फादर ने निहायत ही शानदार अंदाज में किया। वो क्या वक्त था। अवामी जमहूरिया चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंचे तो उनका मालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस विजिट पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने चाइना से पाकिस्तान के लिए ट्रेड और मिलिट्री सपोर्ट सिक्योर की। बहरहाल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1965 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अय्यूब खान बहुत ही करीबी दोस्त थे, बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन बन गए। और ये इवेंट था ताशकंद डिक्लेरेशन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 की पाक इंडो वॉर को ख़त्म करने का एक एग्रीमेंट। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस एग्रीमेंट के सख्त खिलाफ थे। वो बिल्कुल भी इसको साइन करना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं था। लेकिन इनकी अपोजिशन के बावजूद भी अय्यूब खान ने इनकी एक भी ना सुनी और इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया और कुछ इस तरह ये दोस्त दुश्मन बन गए। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अय्यूब खान के दरमियान नफरत और कॉन्फ्लिक्ट की वजह सिर्फ ये एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ा और सीक्रेट रीज़न था, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। असल में हुआ कुछ यूँ था कि लेट 1964 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने बहुत ही करीबी दोस्त मुनीर अहमद खान के ज़रिए इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता चला। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे कि अगर इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए इन्होंने दिसंबर 1964 में अय्यूब खान और मुनीर अहमद खान के दरमियान एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज की। अय्यूब खान को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम
शुरू करने के हवाले से मनाने के लिए। लेकिन अयूब खान ने मुनीर अहमद खान के लाख मनाने के बावजूद भी ये कहकर इनकार कर दिया कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और वो इतना एक्सपेंसिव प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मुनीर अहमद खान ने इस बात से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आगाह किया तो उन्होंने इसका कुछ ऐसा जवाब दिया, डोंट वरी आवर टर्न विल कम, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा वक्त आएगा। अब उस वक्त के लिए भुट्टो को ताकत की ज़रूरत थी और ताकत के लिए लोगों की सपोर्ट। इसलिए भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 13 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। अब भुट्टो कोई अनपढ़ शख्स तो नहीं थे, उन्हें पता था कि भाई कैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि कम्युनिकेशन के मामले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत ही महारत हासिल थी। उन्हें पता था कि भाई कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे लोगों का भरोसा जीतना है, कैसे लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना है। और फिर क्या, इन्होंने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जिनको अयूब खान ने इग्नोर किया था। गरीब, मजदूर, नौकरी करने वाला तबका जो कि एक पाकिस्तान की मेजॉरिटी थी। इन्होंने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान। अब और तो आज के वक्त में इन अल्फाजों का, रोटी कपड़ा मकान का बहुत ही मजाक बनाया जाता है, लेकिन ये उस वक्त की मेजर ड्राइविंग फोर्स थे। यही तो वो अल्फाज थे जिन्होंने लोगों को मोटिवेट किया इनकलाब के लिए। बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की करिश्माती शख्सियत, इनकी जोश से भरी तकरीरों की वजह से देखते ही देखते ये हद से ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो गए। इनकी तकरीरों को सुनने के लिए लोग हज़ारों लाखों की तादाद में जमा होते थे। ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे, एक और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो वेस्ट पाकिस्तान तक ही महदूद थी। वेस्ट पाकिस्तान के भी 2 प्रोविंस, सिंध और पंजाब। और ऐसा ही कुछ रिफ्लेक्ट 1970 के जनरल इलेक्शन में हुआ। शेख मुजीब की अवामी लीग इस इलेक्शन को बहुत ही बड़े वोट से जीत गई। एक तरफ तो उसने ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज के वक्त में बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ पर मेजॉरिटी सीट जीती, 162 में से 160। और दूसरी तरफ इसने वेस्ट पाकिस्तान के भी 2 प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसे आज के वक्त में खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, और दूसरा बलूचिस्तान, यहाँ पर भी ये फातेह ठहरी थी। अब डेफिनेटली इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के मुताबिक मुजीब की गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शेख मुजीब की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। इंस्टेड उन्होंने अपनी पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने नेशनल असेंबली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की तो ये उनकी टांगें तोड़ देंगे। फिर क्या, जीत के बावजूद भी जब याया खान शेख मुजीब की गवर्नमेंट फॉर्म करने में नाकाम हुए तो ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, सिविल नाफरमानी शुरू हो गई, जिसको दबाने के लिए फोर्स, हथियार का रास्ता चुना गया। ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट तो ये हुआ कि हमारे हाथ से ईस्ट पाकिस्तान निकल गया। अब वैसे तो मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एनीवेज, 20 दिसंबर 1971 को जनरल याया खान ने रिज़ाइन कर दिया और सारी ताकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ में दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और पहले सिविल चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। प्रेसिडेंट बनने के साथ ही इन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि ये अपनी हुकूमत में कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका मकसद होगा पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को राह रास्त पर लाना, सही करना। अब इन होने वाले रिफॉर्म्स में शामिल थे, सबसे पहला तो था लैंड रिफॉर्म, जिस पर लैंड ओनरशिप पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं थी कि वो 150 से ज़्यादा इरीगेटेड और 300 से ज़्यादा नॉन इरीगेटेड लैंड होल्ड कर सके। इस रिफॉर्म का मकसद था जागीरदाना वडेरों की ताकत को कम करना, डिस्पाइट इसके कि ये खुद एक वडेरे फैमिली से आए थे। इनके फादर जो थे वो जुनागढ़ के दीवान रूलर थे। सेकंड था एजुकेशनल रिफॉर्म। इसमें ऑल अराउंड दी पाकिस्तान नंबर ऑफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। थर्ड, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इसमें इंडस्ट्रीज़, मेजर इंडस्ट्रीज़ को, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर से ख़रीद कर पब्लिक ओनरशिप में, गवर्नमेंट की ओनरशिप में ले लिया गया। फोर्थ, बैंकिंग रिफॉर्म्स। इसमें लिमिट सेट की गई और कोशिश की गई जो छोटे बिजनेसेस हैं, ख़ास करके जो छोटे किसान हैं, उनको प्रोमोट किया जाए, उनको लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन दिए जाए।
लास्टली लेबर रिफॉर्म्स, इसमें जो लेबर राइट्स हैं उनको इन्हांस कर दिया गया, उनको बढ़ा दिया गया। उनकी पेमेंट से लेकर जो उनकी फैमिली की सिक्योरिटी है, उनकी फैमिली की जो इंश्योरेंस, एजुकेशन है, उन सब को इंक्रीज कर दिया गया। लेकिन अगर हम इसी के साथ ही थोड़ा रियलिटी की तरफ आए, क्योंकि देखिए ऑल थो ये बात तो करी गई थी कि इन रिफॉर्म्स के ज़रिए मुल्क का जो निज़ाम है वो बहुत ही अच्छा कर दिया जाएगा, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, उसको अच्छा कर दिया जाएगा, और थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई भी थी। लेकिन ज़्यादातर जो रिफॉर्म्स और ज़्यादातर जो क्लेम्स किए गए थे वो हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पहले तो ये कि ऑल्थो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ही बड़े सपोर्टर और एडवोकेट बनते थे वर्कर्स राइट के, लेकिन यही वो शख्स थे जिन्होंने फोर्स के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए वर्कर्स को दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत से लेबर्स अपनी जान से भी गए। मैं बात कर रहा हूँ 1970s के पाकिस्तान में लेबर अनरेस्ट की। इसके अलावा ये जो नेशनलाइजेशन वाली पॉलिसीज़ थी, इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रुक गई। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो अयूब खान के दौर में ऑन एवरेज 7% से ऊपर रहती थी, इनके दौर में 5% से नीचे गिर गई। अब डेफिनेटली ये जो इनकी पॉलिसीज़ का फेलियर था, इसमें इनकी अपनी खुद की भी कोताहियाँ थीं, लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे कुछ फैक्टर्स भी थे, ऐसी कुछ चीज़ें भी थीं जो सिर्फ और सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हो रही थी, और उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था पाकिस्तान की इकनॉमी पर ख़ास करके। सबसे पहला 1973 के एनर्जी क्राइसिस, जिसमें पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस अपनी बुलंद सतह पर पहुंच गई, जिसकी वजह से महंगाई अपनी बुलंद सतह पर पहुंच गई, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया मोस्टली रिसेशन में चली गई, यानी इकनॉमी का पहिया जो है वो उल्टा घूमना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन तो था नहीं, तो वो भी ये जो रिसेशन का दरिया था, इसमें दूसरे मुल्कों की तरह बह रहा था। सेकंड था यूएस एड। देखें, अयूब खान के दौर में ये जो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी ना, इसका सबसे बड़ा रीज़न था यूएस एड। इनके दौर में यूएस की तरफ से पाकिस्तान को दबाकर एड मिलती थी, खास करके 1965 की पाक इंडो वार से पहले तक। लेकिन यही एड जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इनकी पॉलिसीज़, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, इनकी जो इकनॉमी पॉलिसी थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। लास्टली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ऐसा कारनामा जिसकी वजह से आज भी इन्हें प्यार करने वाले एज वेल एज वो लोग जो इन्हें पसंद भी नहीं करते, वो भी इन्हें सराहते हैं, वो भी इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो चले जानते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कहानी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जिक्र के बगैर अधूरी है। तो अगर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी स्टूडेंट एज से ही वाकिफ़ थे, क्योंकि जब यूएसए ने 1945 में और इसके बाद सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट किया था, ये उस वक्त अमेरिका में ही थे, और इन्होंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया था कि कैसे अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट करने के बाद उसकी ताकत में, उसके इन्फ्लुएंस में इजाफा हुआ। जब सोवियत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट किया तो उसकी वजह से जो पैनिक हुआ अमेरिका में, अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, अमेरिकन जो लोग हैं, उनके दिलों में जो खौफ पैदा हुआ। तो ओवरऑल इन बातों के करने का मकसद ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे कि अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर बनती है तो उसका कैसा अफेक्ट पड़ता है पूरी दुनिया पर। इसलिए इन्होंने जैसे ही ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटर हुए, तो सबसे पहले तो इन्होंने जो 1958 में पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो सेटअप की गई थी, उसमें इन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान से न्यूक्लियर रिलेटेड मालूमात को हासिल करने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेजा। लेकिन शुरुआत में ये इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे। इनके एटीट्यूड में चेंज तो तब आया जब इन्हें इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता चला। इन्होंने एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर कर दिया, हम घास खा लेंगे, हो सका तो हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम अपना बॉम्ब बना के रहेंगे, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और फिर जब इनके हाथ में पाकिस्तान की ताकत आई तो उसके सिर्फ 1 महीने बाद ही इन्होंने अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। सबसे पहले तो इन्होंने मुल्तान में एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज की न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ, जिसमें नोबेल प्राइज़ विनर अब्दुल सलाम और इनके बहुत ही करीबी दोस्त मुनीर अहमद खान, जिनके थ्रू इनको इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता चला था, इन सब के सामने इन्होंने अपना ख्वाब, अपना जो मकसद है वो रखा, इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। और ये सब करने के बाद इन द एंड जब इन्होंने इनसे पूछा कि क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या आप पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दे सकते हैं,
तो ज़्यादातर साइंटिस्ट ने यक ज़बान होकर एक साथ मिलकर बोला Yes! Yes! इसके बाद इन्होंने अपनी मीटिंग इस बात पर एंड कर दी कि ठीक है, मैं आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, अरेंज करके दूंगा। फिर क्या, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सीक्रेटली फंड रेजिंग करना शुरू कर दी और इस फंडिंग में जो सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन आई थी वो आई थी सऊदी अरब और लीबिया की तरफ से। लीबिया के रूलर मुअम्मर गद्दाफी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत ही बड़े सपोर्टर थे। बहरहाल ये सब सिलसिला चल ही रहा था कि इस वक्त वो हुआ जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सबसे ज़्यादा डर था। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम टेस्ट किया जिसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुड्ढा। अब ये जो स्माइलिंग बुड्ढा था ये एक शख्स के नज़दीक पाकिस्तान की बर्बादी पे हंस रहा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इन्होंने फ़ौरन नेदरलैंड से, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर वो काम करते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कांटेक्ट किया, जिसमें उन्होंने अपना जो प्लान था, अपनी जो एक्सपर्टीज़ थी, वो जैसा करना चाह रहे थे उसकी ख्वाहिशात का इज़हार किया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज्वाइन करने की भी ख्वाहिश जाहिर की। फिर जब इन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से अप्रूवल मिल गया तो इन्होंने सीक्रेटली न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम इनरिचमेंट, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड जितनी भी मालूमात थी वो जमा करना शुरू कर दी। कहाँ से? यूरेनको से, जहाँ पर ये काम करते थे, जहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा नाम था। बहरहाल ये सारा डेटा जो इन्होंने जमा किया था, इन्होंने अभी तक कॉपी किया था, ये अपनी जान पर खेलकर इसे पाकिस्तान में ले आए और फिर इसी डेटा, इनके पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये इतने टाइम से इस फील्ड में काम करते थे, ये बहुत ही टैलेंटेड थे, इनके एक्सपीरियंस की वजह से पाकिस्तान ने बहुत ही कम अरसे में हाई इनरिच यूरेनियम प्रोड्यूस कर लिया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये एक प्राइमरी एलिमेंट, एक फोरमोस्ट एलिमेंट समझा जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। इसी के साथ मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि देखें, और तो आज के वक्त में तो क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने मकसद में कामयाब हो गए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में कामयाब हो गए, इसलिए इनकी बहुत इज्जत की जाती है। लेकिन उस वक्त जब ये सब हो रहा था तो बहुत सारे साइंटिस्ट इनको लेकर, इनके काम को लेकर शक में थे। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक इकलौते ऐसे शख्स थे जो कि ब्लाइंडली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सपोर्ट कर रहे थे। बहरहाल गौर करने वाली बात यह है कि भुट्टो का जो ख्वाब था उसका सूरज तो बहुत तेजी से चमक रहा था, उरूज पा रहा था, लेकिन भुट्टो की खुद की जिंदगी का सूरज दिन ब दिन डल रहा था, जवाल का शिकार हो रहा था, क्योंकि इनके दौर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, ये अपनी दौर में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रहे थे। जैसे कि इनकी अपनी अपोजिशन को दबाने की पॉलिसीज़, जिसके तहत ये अपनी सीक्रेट पुलिस, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के ज़रिए जितनी भी अपोजिशन थी उनको इनके खिलाफ बोलने से रोकते थे। जो भी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी इनको टक्कर देने लगता था तो ये उन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर उनको बैन कर देते थे, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि इनकी जितनी भी अपोजिशन थी वो एक साथ खड़ी हो गई और उन्होंने मिलकर एक पॉलिटिकल अलायंस फॉर्म किया, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। और फिर इसी दौरान ही 1977 के इलेक्शंस हुए। अब ऑल्थो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शंस में जीत गई, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि अपोजिशन ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ मास प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। अब इनिशियली तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन प्रोटेस्ट को, इन अपोजिशन को टोटली इग्नोर किया। इंस्टेड उन्होंने अपनी फोर्स के ज़रिए इसको दबाने की कोशिश की। अब ऐसा करने से इनके लिए हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, इनके हाथ से लाहौर का कंट्रोल भी निकल गया। हालात को देखते हुए 3 जुलाई 1977 को मेजर जनरल खालिद मोहम्मद आरिफ ने सीक्रेटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भुट्टो से कहा कि उनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलटने की कोप डिटेट की तैयारी की जा रही है और इन्हें एडवाइस किया कि जितना जल्दी हो सके वो अपोजिशन से बातचीत करें और मामलात को कंट्रोल करें। और फिर ऐसा ही कुछ भुट्टो ने भी किया। उन्होंने अपोजिशन के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्होंने वादा किया फ्रेश इलेक्शंस का, लेकिन इस एग्रीमेंट के बावजूद भी 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक की लीडरशिप में पाकिस्तान आर्मी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया। और इसी के साथ ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर्स, इवन जो अपोजिशन के भी मेंबर्स थे, उन सब को अरेस्ट कर लिया, उन सब को जेल में डाल दिया। करीब 30 दिन बाद हिरासत में रखने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिलीज़ किया गया, जिसके बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान का टूर करना शुरू कर दिया। पब्लिक सपोर्ट जो है
वो जमा करना शुरू कर दी, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट का तख्ता पलटा था उस वक्त उन्होंने ये वादा किया था कि वो पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाएंगे। बहरहाल 3 सितंबर 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। इनकी पार्टी के मेंबर अहमद रज़ा खान कसूरी के फादर नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि साल 1974 में इन्होंने अहमद रज़ा खान कसूरी को कत्ल करने का हुक्म दिया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बातें करते थे। लेकिन खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई और बदकिस्मती से इनके फादर की जान चली गई। बहरहाल इस केस की कार्रवाई शुरू की गई और इसी के साथ ही कंट्रोवर्सीज भी शुरू हो गई। पहले तो इन्हें एविडेंस इनकम्प्लीट और कॉन्ट्राडिक्टरी होने की वजह से जस्टिस ख्वाजा अहमद समदानी के हुक्म पर 10 दिन बाद ही रिलीज कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। इनकी रिहाई पर खूब मिठाइयाँ बांटी गई, जश्न मनाया गया, लोग खुशी से बावले हो गए। लेकिन यह खुशी तो थोड़े वक्त की ही थी, क्योंकि इन्हें थोड़े दिन बाद दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। ये जो ख्वाजा अहमद समदानी थे जिन्होंने इनको रिहा किया था, उनको हटा दिया गया और चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, जिनके बारे में ये इल्ज़ाम था कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, इनके अंडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चलाया गया। बहरहाल 24 अक्टूबर 1977 को इस केस की सुनवाई शुरू की जाती है। मसूद अहमद, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सीक्रेट पुलिस के डायरेक्टर जनरल थे, वो इनके खिलाफ बयान देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मारने का हुक्म दिया था और फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 बंदों ने इस हुक्म पर मारने का प्लान बनाया। इस बयान के बाद उन 4 बंदों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि इतने दिन हिरासत में रहने के बाद कॉन्फेस करते हैं कि भाई हाँ, हमने ये किया था। लेकिन इनमें से एक शख्स अपनी बात से फिर जाता है। वो कहता है कि ये जो बयान है, ये जो कॉन्फेशन है ना, ये टॉर्चर करके, ये प्रेशर डाल के लिया गया है। अब डेफिनेटली इनके इस बयान के बाद क्या होना था, कहा जाता है कि भाई ये अचानक से बीमार हो गए और इन्हें कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जाता। अब ये सब जो हो रहा होता है, ये जो केस चल रहा होता है, इसे अमेरिका के बहुत ही बड़े वकील रैमसी क्लैर्क भी अटेम्प्ट करते हैं, जिसके बाद इस केस को लेकर इनके कुछ ऐसे ख्यालात होते हैं। ये कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चल रहा है गवाहों पर, वो गवाहों जिनको हिरासत में रखा गया तब तक जब तक उन्होंने कॉन्फेस नहीं कर लिया कि हाँ भाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें कत्ल का हुक्म दिया था। इन शॉर्ट गवाहों की जो स्टेटमेंट थी, उसको जो बार बार बदला जा रहा था, उससे ये मालूम होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस झूठ और गलत सबूतों पर चलाया जा रहा है। लेकिन इनके इस रिमार्क्स का, इनके ये जो ख्यालात थे, उसका क्या फ़ायदा होना था। 18 मार्च 1978 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुना दी गई, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लीगल मिनिस्टर अब्दुल हाफिज़ पीरज़ादा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस सज़ा को रिव्यू करने की दरख्वास्त डाली, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कुछ हासिल नहीं हुआ। ये केस वही उसी तरीके से चलता रहा और फिर 7 फरवरी 1979 को 9 जजेस की जगह 7 जजों ने 4-3 से वोट देकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुना दी। और ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था इस केस का, इस वर्डिक्ट का, क्योंकि ये माना जा रहा था कि 9 जजों में से 5 जज ऐसे थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में थे। लेकिन इस केस की जो वर्डिक्ट थी वो जानबूझकर इतनी आगे कर दी गई, जिसकी वजह से एक जज तो रिटायर हो गए और दूसरे जज बीमार होने की वजह से स्टेप डाउन हो गए। और फिर डिस्पाइट इसके कि लाखों की तादाद में लोगों ने इस सजाए मौत को रोकने की दरख्वास्त की, 4 अप्रैल 1979 को रात के अंधेरे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। और कुछ इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। इसी पर ही अपनी वीडियो को भी क्लोज करता हूँ, एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप आने वाले वक्त में भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।